I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is strategy of economic growth of India, Pakistan and China. So let us discuss about the strategy of economic growth of India, Pakistan and China. So जैसा आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही 1947 में आज़ाद हुए ब्रिटिश रूल से और आज़ादी के बाद दोनों ही देशों ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेम स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया और इस स्ट्रैटेजी के तहत दोनों ही देशों ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ को अपनाया। इसमें प्राइवेट सेक्टर और दोनों सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया। दोनों ही देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो लीडिंग रोल था वो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को दिया गया, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर था उसको सेकेंडरी रोल दिया गया। अब ये लीडिंग रोल जो है दोनों ही देशों में सरकारी क्षेत्र को क्यों दिया गया, उसके कारण क्या थे। पहला पॉइंट है कि जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, जब इंडिया का डिवीज़न हुआ, दो देश बन गए इंडिया एंड पाकिस्तान, उस समय दोनों ही देशों की जो इकोनॉमीज थी वो बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी और दोनों ही देशों को अपनी इकोनॉमीज को ग्रोथ पाथ पर लाने के लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी और ये जो इन्वेस्टमेंट था ये सरकारी क्षेत्र के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों ही देशों में जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ही कम पूंजी वाला था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि उसके भरोसे हम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को छोड़ देते, या वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभा सके। इसलिए ये ज़रूरी हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया। साथ ही कुछ सोशल इश्यूज भी थे कि जैसे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया ताकि जो सोशल जस्टिस है वो हो सके। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से लीडिंग रोल जो है वो किसको देना पड़ा, सरकारी क्षेत्र को देना पड़ा। और ये जो सिचुएशन थी वो दोनों ही देशों में थी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही थी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है उसने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और इसने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो था वो ज़्यादा कठिन मॉडल रखा और चाइना में एक तरह से जो स्टैटिज्म है उसको फॉलो किया गया। चाइना अडॉप्टेड स्टैटिज्म एज अ मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो स्टैटिज्म का मतलब है कि सरकार का पूरा नियंत्रण रखा गया इकोनॉमी के ऊपर, इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई। तो ऑनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्टेड विद द स्टेट, जितने भी रिसोर्सेज थे चाइना के पास उन सभी सरकारी नियंत्रण में उनको रखा गया और जो भी डिसीजन मेकिंग था, इकोनॉमिक डिसीजंस जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इससे रिलेटेड जो भी निर्णय थे वो चाइना में सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा लिए गए। और यहाँ तक कि जो नेशनल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज थे वो भी गवर्नमेंट की मोनोपोली में ही रखे गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के क्रिटिकल एरियाज थे उन सब को चाइना में गवर्नमेंट कंट्रोल में रखा गया। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने जहां ग्रोथ के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया, वहीं चाइना ने एक डिफ़िकल्ट मॉडल स्टैटिज्म का जो है उसको फॉलो किया, जिसमें देश के सभी रिसोर्सेज पर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया। सो तीनों ही देशों ने ग्रोथ के लिए लगभग सेम स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की
और इसमें पहला पॉइंट है कि सभी देशों ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़्यादा भरोसा किस पे जताया? पब्लिक सेक्टर पे। इंडिया और पाकिस्तान ने भले ही मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया हो एज कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना में स्टैटिज्म था, लेकिन तीनों ही इकोनॉमीज में स्टेट को ही इम्पोर्टेंट रोल मिला, क्योंकि चाइना में तो कंप्लीट कंट्रोल स्टेट का था और इंडिया और पाकिस्तान में भी लीडिंग रोल किसको दिया गया? इट वॉज गिवन टू स्टेट ओनली। मतलब स्टेट मतलब पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो एक तरह से ये स्ट्रेटजी सेम थी। और दूसरी बात थी कि तीनों ही देशों ने एक कॉमन पॉलिसी पर भरोसा किया, और वो कॉमन पॉलिसी क्या थी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, मतलब जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, कि जिस चीज़ को अपने देश में बनाया जा सकता है उसको इंपोर्ट ना किया जाए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाया जा सके, और जो कमाए गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उससे हम टेक्नोलॉजी को या मशीनरी को इंपोर्ट कर सकें, ताकि हम अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। ऐसा दृष्टिकोण तीनों ही देशों ने रखा। मतलब तीनों ही देशों में ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की गई, जिसको हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कि अपने देश में उन उद्योगों को स्थापित करेंगे। तो जिन इंडस्ट्रीज़ को लगाया गया उनको कंपटीशन से बचाने के लिए उनको प्रोटेक्शन दिया गया। प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो चीज़ें ये इंडस्ट्रीज़ बनाने लगी थी उन प्रोडक्ट्स को अगर हम विदेशों से ला रहे हैं तो उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई, और साथ में कुछ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया, जिसको हम इंपोर्ट कोटास कहते हैं। तो इस तरह की पॉलिसी जो है वो तीनों ही देशों में फॉलो की गई। इसके अलावा एक जो और डिफरेंस था वो क्या था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इसकी जो इकोनॉमीज थी इनको एक ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटेग्रेट किया गया, पर ये जो इंटेग्रेशन था ये वेरी लिमिटेड था, बहुत ही कम था। मतलब विदेशों के साथ भी हमारा आर्थिक लेन देन होता था। मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ इंटेग्रेशन था। बट ऑन द अदर हैंड चाइना वाज अ कंप्लीट क्लोज्ड इकोनॉमी। चाइना का दूसरे देशों के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती थी। एक तरह से चाइना जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी बन गई थी, या उसने क्लोज्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है उसको अडॉप्ट किया था। और दूसरी बात है कि जैसे आज की डेट में हम हर एक देश में एफडीआई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो उस समय एफडीआई को एक तरह से अभिशाप की तरह मानते थे कि एफडीआई नहीं करना है। उसकी जगह भले ही विदेशों से बोरोइंग लेंगे, पैसा उधार लेंगे दूसरे देशों से, वो बेटर समझा जाता था एज कंपेयर टू एफडीआई। और ये स्थिति तीनों ही देशों में सिमिलर थी। हालांकि समय के साथ साथ तीनों ही देशों की जो स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ थी उसमें कुछ चेंजेस आई, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो तीनों ही कंट्रीज़ में स्टार्ट किए गए। क्योंकि जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं थे तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ तीनों ही देशों में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, स्थिति कुछ ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी। इसीलिए समय की मांग को देखते हुए तीनों ही देशों में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए गए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो अलग अलग समय में शुरू हुए। जैसे सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो चाइना ने अडॉप्ट किए। चाइना ने अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाए, 1978 से ये रिफॉर्म स्टार्ट हुए। जबकि पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो 1988 से स्टार्ट किए, और सबसे लास्ट में इंडिया ने किया 1991 में। तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म या जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं ये 1991 में शुरू की गई।
अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए इसमें किस तरह की चेंजेस आए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही पहले से ही मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था, लेकिन अब यहाँ पर जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर थे उनके रोल बदल गए। उनके रोल कैसे बदले, दोनों ही देशों में ऐसा बदलाव हुआ कि अब जो लीडिंग रोल है इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, दोनों ही देशों में जो लीडिंग रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो अब प्राइवेट सेक्टर के पास है। मतलब प्राइवेट सेक्टर इज द मेन लीडर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि स्टेट को सेकेंडरी रोल दिया गया है। ये इंडिया में भी और पाकिस्तान दोनों में ही ये सेम पॉलिसी फॉलो की गई है आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और दूसरा बदलाव जो इसमें आया है कि दोनों ही देशों में अब एफडीआई पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। एफडीआई को ज़्यादा जो है वो उसको अच्छा समझा जाता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो अब दोनों ही देशों में एफडीआई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। एक तरह से फॉरेन कंपटीशन को बढ़ाया गया है ताकि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही इन चीज़ों को फॉलो किया गया है। तो एक तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद आज तक इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने ही लगभग सेम स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो किया है, क्योंकि शुरू से तो पॉलिसी सेम थी, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लगभग एक जैसे ही हैं दोनों देशों में, और उसका जो चेंजेस उसमें आई हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहा है कि चाइना जो है उसने अपनी जो इकोनॉमी है उसको उसने भी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया है। और चाइना जो है अब एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी की जगह ओपन इकोनॉमी हो गया है। और अब चाइना जो है अपनी डिमांड के लिए जो है लार्जली डिपेंड करता है एक्सटर्नल डिमांड पर। मतलब दूसरे देशों को ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि चाइना इज़ अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। और एफडीआई जो है, एफडीआई को महत्व चाइना में भी दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों ही देशों ने लगभग सेम पॉलिसी अडॉप्ट की है आफ्टर द आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब बना 1949 में। तो तीनों ही देशों का जो ग्रोथ पाथ था वो लगभग सेम रहा। लेकिन कुछ जो इसकी अचीवमेंट रही वो क्या रही कि इन पॉलिसीज़ को फॉलो करने से एक तो जो जीडीपी ग्रोथ था उसमें एक पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई तीनों ही देशों में, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ है इट हैज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और उसके अलावा जो है जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें भी सुधार हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही देशों में जो पॉलिसीज़ फॉलो की गई उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स भी थे और कुछ डिफरेंसेस भी थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इंडिया में और पाकिस्तान चाइना में शुरू किए गए, उसके फ़ायदे भी हुए, जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बदला। तो इस तरह के बदलाव आए तीनों ही देशों में। लेकिन अगर हम ये बात करें कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला या सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो किसने उठाया है, कौन सबसे ज़्यादा लीडिंग पोजीशन में है तीनों देशों में, सो इट इज़ चाइना। चाइना ने जो है अपने जो देश है उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, अपने जीडीपी को सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। और पाकिस्तान और इंडिया अभी दोनों ही चाइना से काफ़ी पीछे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ने ही, मतलब नो डाउट तीनों ने ग्रोथ की है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो है चाइना। मतलब चाइना जो है वो उन तीनों देशों में लीडिंग इकोनॉमी है। सो डियर स्टूडेंट्स,
If you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.